126 विसर्जन। सांब ने देवी अम्बपाली को दूसरी गिरी गुहा में ले जाकर जिस श्यामा वामा के उन्हें सुपुर्द किया, उसका अंग सौष्ठव और भाव मृदुलता देख अम्बपाली भाव विमोहित हो गईं। राजमहालयों में दुर्लभ सुख सज्जा इस दुर्गम वन में उपस्थित थी। उस गिरी गुहा के वैभव और विलास को देखकर अम्बपाली आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने आगे बढ़कर सम्मुख स्मितवदना श्यामा वामा की ओर देखकर कहा, तू कौन है हला? मैं नाउन हूं भट्टिनी। वो हंस दी। जैसे चंद्रमा को देखकर कुमुदनी खिल जाती है, उसी प्रकार उस श्यामा वामा के निर्दोष मृदुल हास्य से पुलकित होकर अम्बपाली ने उसे अंक में भरकर कहा, तू बड़भाग्नि है हला। तू जिस पुरुष की सेवा में नियुक्त है, उसकी सेवा करने को न जाने कितने जन तरस रहे हैं। सुनकर कृतकृत्य हुई भट्टिनी। आपके दर्शनों से मेरे नेत्र स्नातपूत हो गए। अब आज्ञा हो तो मैं आपका अंग संस्कार करूं। इस वन में जो साधन सुलभ है, उन्हीं पर भट्टिनी संतोष करना होगा। अम्बपाली ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हला। नाउन ने देवी अम्बपाली का अंग संस्कार किया, उन्हें सुवासित किया। नाउन के हस्त लाघव, हस्त कौशल, मृदुल वार्तालाप और यत्न से देवी अम्बपाली का सारा श्रम दूर हो गया। फिर जब सुवासित मदिरा और विविध प्रयत्न और एक से बढ़कर एक खाद्य पेय उनके सम्मुख आए तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, हला, तेरे स्वामी वे दस्यु सम्राट क्या दर्शन ही न देंगे? ये तो उनकी इच्छा पर निर्भर है भट्टिनी, किंतु अभी आप आहार करके थोड़ा विश्राम कर ले। नहीं नहीं हला, उन्हें बुला। नाउन ने हंसकर कहा, क्या कहूं भट्टिनी, बुलाने से तो वे आएंगे नहीं, आप ही आ सकते हैं। ये कैसी बात? वे किसी की इच्छा के अधीन नहीं है, इसी से। नाउन ने धृष्टतापूर्ण हंसी हंसते हुए कहा, ऐसा ही मैं भी कभी समझती थी। कभी अवसर मिलने पर उनसे कह देना। कह सकेगी? कह सकूंगी। अब भी ऐसा ही है देवी अम्बपाली। सोमप्रभ ने हंसते हंसते आकर कहा। अम्बपाली ने सोमप्रभ को सुविशित भद्र नागरिक वेश में नहीं देखा था। आज देखकर क्षण भर को उनकी प्रगल्भता लुप्त हो गई। सोम ने कहा, आप मुझ पर कुपित तो नहीं है देवी? कुपित होकर तुम्हारे जैसे समर्थ का कोई क्या कर सकता है भद्र? असमर्थ होने पर भी कुछ जन समर्थ होते हैं। ऐसे कितने जन हैं प्रियदर्शन? केवल एक को मैं जानता हूं, आज्ञा पाऊं तो कहूं। स्वेच्छा से कहना हो तो कहो। तो सुनो, मैंने एक व्यक्ति देखा है जो निरांतक साहलाद सोल्लास हो स्वर्ण रत्न भंडार के द्वार उन्मुक्त करके दस्युओं को लूट लेने के लिए अभिनंदित करता है। रहने दो प्रिय, आओ कुछ खाओ पियो। दोनों बैठ गए। अवसर पाकर नाउन पान लेने खिसक गई। अम्बपाली ने सोम का हाथ पकड़कर कहा, तुम ऐसे समर्थ, ऐसे सक्षम, कामचारी, दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत इंद्रजालिक कौन हो प्रियदर्शन? यही कहने को मैं तुम्हें यहां ले आया हूं अम्बपाली। तो कह दो प्रिय, मैंने तो तुम्हारे कंठ स्वर से ही तुम्हें पहचान लिया था। ये मैंने तुम्हारे नेत्रों में पढ़ लिया था। तुम्हारी नेत्रों से पढ़ने की विद्या से मैं परिचित हूं, पर अब कहो। मैं मागध हूं प्रिय, मेरा नाम सोमप्रभ है। अम्बपाली ने जैसे तप्त अंगार स्पर्श कर लिया। सोम ने कहा, क्या मागधों को तुम सहन नहीं कर सकती? नहीं प्रिय, नहीं। इसका कारण अकथ्य है। अब भी मृत्यु के मूल्य पर भी प्रिय दर्शन सोम, यदि तुम अम्बपाली को क्षमा कर सको तो कर देना। उनके बड़े बड़े नेत्र आंसुओं से गीले हो गए। प्रिय अम्बपाली, क्या मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता हूं? नहीं प्रियदर्शन, नहीं। अम्बपाली निस्सहाय निरुपाय है। विषादपूर्ण मुस्कान सोमप्रभ के मुख पर फैल गई। उन्होंने एक लंबी सांस ली। उसके साथ अनेक स्मृतियां वायु में विलीन हो गईं। प्रियदर्शन सोम, क्या मैं तुम्हारा कुछ प्रिय कर सकती हूं, प्राणों के मूल्य पर भी? प्रिय, तुम मुझे सदैव क्षमा करती रहना और सहन करती जाना। अरे, ये तो मेरा अनुरोध था प्रियदर्शन। तब तो और भी अच्छा है। हम दोनों एक ही नाव पर जीवन यात्रा कर रहे हैं, जो कदाचित विषाद, निराशाओं और आंसुओं से परिपूर्ण है। तो क्या किया जा सकता है प्रिय? प्रियतमे, जीवन से पलायन भी तो नहीं किया जा सकता। न, नहीं किया जा सकता। सोम प्रियदर्शन, एक याचना करूं? सोम ने अम्बपाली के दोनों हाथ पकड़कर कहा, ये अकिंचन सोम तुम्हारा ही है प्रिय अम्बपाली। तो प्रियदर्शन, मुझे सहारा देना। जब जब मैं स्खलित होऊं तब तब।
उनके होंठ कांपे। फिर उन्होंने टूटते अवरुद्ध स्वर में कहा, ये मत भूलना सोमभद्र कि मैं एक असहाय दुर्बल नारी हूं। तुम पुरुष की भांति मेरी रक्षा करना। मैं तुम्हारी किंकरी, तुम्हारी शरण हूं। अम्बपाली सोम के पैरों में लुढ़क गई। सोम ने उन्हें उठाकर अंक में भर लिया और अपने तप्त त्रिषित आग के अंगारों के समान जलते हुए होंठ उनके शीतल कंपित होठों पर रख दिए। अम्बपाली मूर्छित होकर सोम के अंक में बिखर गईं। 127 एकांत पांथ। शरतकालीन सुंदर प्रभात था। राजगृह के अंतरायण में अगणित मनुष्यों की भीड़ भरी थी। लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित इधर उधर आ जा रहे थे। प्रत्येक मनुष्य के मुंह पर युद्ध की ही चर्चा थी। नगर अशांति और उत्तेजना का केंद्र स्थान बना हुआ था। लोग भय और आशंका से भरे हुए थे। शस्त्रधारी सैनिक झुंड के झुंड वीथियों और हट्टों में फिर रहे थे तथा आवश्यकता की सामग्री खरीद रहे थे। सम्राट और महामात्य वर्षकार के विग्रह की खूब बढ़ा चढ़ाकर और नमक मिर्च लगाकर चर्चाएं हो रही थीं। गुप्तचरों क्षत्रियों का नगर में जाल बिछा था। मंत्री, पुरोहित, अंतर अमात्य, दौवारिक, अंतर्वैर्शिक, अंतपाल, आटविक व्यस्त भाव से नगर में आ जा रहे थे। हिरण्य और धान्यों से भरे हुए शकट सशस्त्र पहरेयों के बीच राजभांडागार में जा रहे थे। अनेक क्षत्रिय और तीक्ष्ण पुरुष तथा गूढ़ाजीव अदिति कौशिक स्त्रियां नगर में घूम रही थीं। कोई दैवज्ञ के वेश में, कोई भिक्षुकी के वेश में, कोई क्षपणक के वेश में परस्पर मिलने पर गूढ़ संकेत करते हुए घूम रहे थे। नगर की चर्चा का मुख्य विषय युद्ध कौशल, शस्त्र प्रयोग और युद्ध प्रियता थी। थोड़ा भी कोलाहल होने पर लोगों की भीड़ किसी भी स्थान पर जमा हो जाती थी। पांथागार के सम्मुख एक परदेसी एकांत पांथ अश्वारोही आकर रुक गया। अश्व और आरोही दोनों ही अद्भुत थे। अश्व ऊंची रास का एक मूल्यवान सैंधव था और अश्वारोही एक स्फूर्तियुक्त बलिष्ठ किंतु ग्रामीण सा युवक था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसने कोई बड़ा नगर देखा नहीं है तथा वह अकस्मात राजगृह की इस तड़क भड़क को देखकर विमूढ़ हो गया है। उसका अश्व मांसल, सुंदर एवं चंचल था। अश्वारोही का गंभीर मुख, बड़े बड़े ज्योतिर्मय नेत्र, उन्नत मस्तक और दीर्घ वक्ष तथा दृढ़ अंग उसके उत्कृष्ट योद्धा होने के साक्षी थे और उसके ग्रामीण वेश तथा अद्भुत व्यवहार करने पर भी उसका सौष्ठव व्यक्त करते थे। एक विकराल खड्ग उसकी कमर में लटक रहा था। उसकी दृष्टि निर्भय थी। वो भीड़ में खड़ा लोगों की संदिग्ध दृष्टियों को उपेक्षा और अवज्ञा की दृष्टि से देख रहा था। उसके वस्त्र धूल से भरे थे और शरीर थकान से चूर चूर था। यह स्पष्ट था कि वो अनवरत लंबी यात्रा करता हुआ आया है। उसका अश्व भी पसीने से तरबतर था। वो पांथागार के अध्यक्ष से बातें कर रहा था। अध्यक्ष ने उसे सिर से पैर तक घूरकर कहा, मित्र, खेद है कि मैं तुम्हें स्थान नहीं दे सकता। सब घर घिर गए हैं। वैशाली से राजदूत आए हैं। उन्हीं के सब संगी साथी तथा स्वयं राजदूत ने भी यहीं डेरा किया है। एक भी घर खाली नहीं है। तो मित्र, तू मुझे अपना निजू अतिथि मान। मुझे विश्राम की अत्यंत आवश्यकता है। ये 10 कारशार्पण तेरे लिए हैं। सोने के 10 चमचमाते टुकड़े हथेली पर रखे देख पांथागार के अध्यक्ष के सब विचार बदल गए। उसने हंसकर कहा, ये तो बात ही कुछ और है भंते, परंतु दुख है कि मेरे पास पांथागार में स्थान नहीं है। फिर भी आप एक प्रतिष्ठित सज्जन हैं, मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं। किस प्रकार मित्र? मेरा एक मित्र है, वो सम्राट का प्रतिहार है। यहीं निकट ही उसका घर है। घर बड़ा और सुसज्जित है। सौभाग्य से वो बड़ा लालची है। ऐसे 10 सुवर्ण पाकर तो वो अपने रहने का सजा धजा कक्ष ही आपको अर्पण कर सकता है। इतने बड़े घर में वो और उसकी पत्नी केवल 2 ही व्यक्ति रहते हैं। तो मित्र यही कर, सुवर्ण की चिंता न कर। अध्यक्ष उस प्रतिहार को बुला लाया। वो एक ढीला ढाला मोटा वस्त्र पहने था। दुबला पतला शरीर, मिचमिची आंखें, गंजी खोपड़ी, पतली गर्दन। उसने आकर सम्मानपूर्वक युवक का अभिवादन किया। युवक ने पूछा, यही वो व्यक्ति है? यही है भंते। तब ये स्वर्ण है। उसने 10 टुकड़े उसकी हथेली पर रखकर कहा, शेष तुम्हारा साथी समझा देगा। मैंने समझ लिया है भंते, खूब समझ लिया। आइए आप। इतना कहकर अति विनीत भाव से पांथ को अपने साथ ले चला। प्रतिहार का घर छोटा था, परंतु उसमें सब सुविधाएं जयराज के अनुकूल थीं। वहां वो निशंक आराम से टिक गए। यहां उन्हें एक सहायता और मिल गई। प्रतिहार ने उन्हें एक कृषक तरुण कहीं से ला दिया। ये बालक 18 वर्ष का एक उत्साही और स्वस्थ नवयुवक था।
जयराज ने उसे एक टाघन खरीद दिया और खूब खिला पिलाकर परचा लिया। वो कृषक बालक छाया की भांति जयराज के साथ रहकर उनकी सेवा तथा आज्ञा पालन करने लगा। 128 प्रतिहार का मूलधन। प्रतिहार का नाम मेघमाली था। जयराज अपने सुसज्जित कक्ष में पड़े अनेक राजनीतिक ताने बाने बुन रहे थे। इसी समय प्रतिहार ने द्वार खटखटाया। अनुमति पाकर वो अंदर आया और बारंबार प्रणाम करके विनीत भाव से बोला, भंते, आपका शौर्य और उदारता दोनों ही अद्वितीय है। मैं आपका सेवक सदैव आपकी सेवा में उपस्थित हूं, परंतु इस समय मैं प्रार्थी हूं, आप मेरी सहायता कीजिए। जयराज ने विस्मय को दबाकर कहा, कह मित्र, मैं तेरी क्या सहायता कर सकता हूं। उसने कुछ क्षण रुककर कहा, मेरी स्त्री अति रूपवती है, वो चरित्र की भी उज्ज्वल है। 2 वर्ष पूर्व मैंने उससे विवाह किया था। इसके लिए मेरा सब यत्न से संचित स्वर्ण भी खर्च हो गया। ससुराल से मुझे कुछ भी धन नहीं मिला। क्या कहूं, बड़ी विपत्ति में हूं। जयराज हंसने लगे। हंसते ही हंसते उन्होंने कहा, तो मित्र, ससुराल से धन अब कैसे मिल सकता है तथा मैं इसमें क्या सहायता कर सकता हूं। विपत्ति कुछ और ही है भंते। वो रुका, फिर कुछ खांस कर बोला, भंते, वो कल रात से ही नहीं आई है। रात से नहीं आई है? तब गई कहाँ? मेरा दुर्भाग्य है भंते, क्या कहूं, वो वणिक सुखदास के पास गई थी। सुखदास कौन है? एक दुष्ट विदेशी है भंते। वो बहुत से सैंधव अश्व और बहुत से चीन देश के कौशे वस्त्रों के जोड़े बेचने राजगृह आया है। मैंने उसे उसके पास 1 सहस्त्र उत्तम अश्व और 5 सहस्त्र वस्त्रों के जोड़े खरीदने भेजा था। सम्राट युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मेरे पास कुछ निकम्मे अश्व थे। मैंने सोचा था वे सब मिलाकर सम्राट को बेच दूंगा, कुछ लाभ हो जाएगा। पत्नी को वणिक के पास क्यों भेजा था? स्वयं क्यों नहीं गए? ये वणिक बड़े लुच्चे हैं भंते। सुंदरी और नवयुवती स्त्रियों को देखते ही पानी हो जाते हैं। सौदा ठीक से हो जाता है। मेरी पत्नी सुंदरी भी है और चतुर भी है। उसके सुंदर रूप और मधुर वचनों से प्रसन्न होकर ये वणिक सौदे में खींचतान नहीं करते। जितना मूल्य वो हंसकर दे देती है, वे हंसकर ले लेते हैं। जयराज को इस व्यक्ति में आकर्षण प्रतीत हुआ। उसने मन की हंसी दबाकर कहा, तो मित्र, तू अपनी पत्नी से दोहरा लाभ उठाता है। पर भंते, जितना स्वर्ण उसके लोभी पिता ने मुझसे लिया था, अभी उतना भी तो नहीं मिला है। अस्तु तू पत्नी की बात कह। वही कह रहा हूं भंते। मैंने उसे सुखदास के पास 1 सहस्त्र अश्व और 5 सहस्त्र चीनांशुक क्रय करने को भेजा था। ये तो मैंने सुना। इसके बाद वो पाजी सुखदास, ऐसा प्रतीत होता है, मेरी स्त्री पर मोहित हो गया और उसे एकांत में ले जाकर उसने कहा, मूल्य लेकर तो 1 भी अश्व 1 भी चीनांशुक नहीं दूंगा, परंतु हाँ, यदि तू आज रात मेरी सेवा में रहे तो 500 घोड़े और 1 सहस्त्र चीनांशुक तेरी भेंट है। और तेरी चरित्रवती स्त्री ने स्वीकार कर लिया? नहीं भंते, उस साध्वी ने कहा, मैं पति से पूछ लूं, वो आज्ञा देगा तो मैं तेरी बात रख लूंगी। तो तेने आज्ञा दे दी। 500 सैंधवर्ष और 1 सहस्त्र चीनांशुक भंते कम नहीं होते। ऐसे मूर्ख भी बार बार नहीं मिलते। मैंने सीधे स्वभाव से कह दिया, यदि एक ही रात्रि में 500 अश्व और सहस्त्र चीनांशुक मिलते हैं तो दोष नहीं है, तू ऐसा ही कर। और तेरी वो साध्वी स्त्री तेरा आदेश मानकर वहां चली गई। यही बात हुई भंते। अब अश्व और चीनांशुक तो उसने भेज दिए, पर स्वयं नहीं आ रही है। उसने कुछ संदेश भी भेजा है? संदेश भेजा है भंते। उसने कहलाया है कि सत्व रहित और लोभी पति से तो वो पति अच्छा है जो 1 रात्रि के 500 अश्व और सहस्त्र चीनांशुक दे सकता है। अब तेरा क्या कहना है? मैं कहता हूं कि ये मात्र विनोद वाक्य है। ऐसा वो बहुत बार कह चुकी है। उसका स्वभाव भी हंसोड़ है। तेरा अनुमान यदि सत्य हो तो भंते राजकुमार, मेरी स्त्री मुझे दिलवा दीजिए। उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगा, भूखों मर जाऊंगा। ये तो सत्य है। जब तू भूखों मर जाएगा तो जीवित कैसे रह सकता है? भंते, मैं प्रतिष्ठित पुरुष हूं। तो प्रतिष्ठित पुरुष, अभी तू जाकर शयन कर, सुख स्वप्न देख। भोर होने पर मैं सुखदास के अश्वों को और तेरी उस साध्वी पत्नी को भी देखूंगा। प्रतिहार कुछ संतुष्ट होकर मन ही मन बड़बड़ाता हुआ चला गया। 129 प्रतिहार पत्नी। दूसरे दिन जयराज भड़कीला परिधान धारण कर अश्व पर आरूढ़ हो संग में
कृषक तरुण धवल्य को ले सुखदास वणिक के निवास पर जा पहुंचे। सेवक सहित इस प्रकार एक भद्र पुरुष को देख सुखदास ने उनका सत्कार करके कहा, भंते, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? जयराज ने इधर उधर देखते हुए हंसकर कहा, मित्र, मैं किसी अच्छी वस्तु का क्रय करना चाहता हूं। सुना है तू बड़ा प्रामाणिक व्यापारी है। भंते, मेरे पास बहुत उत्तम जाति के अश्व हैं और बहुमूल चीनांशुक के जोड़े हैं। सम्राट युद्ध व्यवस्था में रथ हैं, उन्हें अश्वों की आवश्यकता है। इसी से मैं और मेरे 11 मित्र भी अश्व लाए हैं। हमारे पास सब मिलाकर 1,00,000 अश्व हैं। ये सब सम्राट के लिए हैं भंते। इतर जनों को भी तूने माल बेचा है मित्र। परंतु मैं खुदरा बिक्री नहीं करता, थोक माल बेचता हूं। थोक ही सही, तब कह, 500 सैंधव अश्व और 1,000 जोड़े चीनांशुकों का तू क्या मूल्य लेता है? सुखदास वणिक संदेह और भय से जयराज का मुंह ताकने लगा। जयराज ने कहा, कह मित्र, अभी कल ही तूने एक सौदा किया है। तू बड़ा व्यापारी अवश्य है, परंतु एक ही दिन में एक छोटे से सौदे को तो नहीं भूला होगा। आप क्या राजपुरुष हैं भंते? परंतु मैं राजकाज से नहीं आया हूं, अपने ही काम से आया हूं। तो भंते, आपको क्या चाहिए, कहिए। मेरा कर्तव्य है कि आपकी आज्ञा का पालन करूं। ये अच्छा है। सस्ते में क्रय करना और लाभ लेकर अधिक मूल्य में बेचना व्यापार की सबसे बड़ी सफलता है। लाभ ही के लिए व्यापार किया जाता है भंते। ये बुद्धिमानी की बात है। इधर लिया उधर दिया, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है भंते, लाभ मिलना चाहिए। ये बुद्धिमानी की बात है तो अभीष्ट वस्तु मिलने पर मैं मुंह मांगा दाम देता हूं। मेरे पास सुवर्ण की कमी नहीं है मित्र। आप जैसे ही राजकुमारों के हम सेवक हैं भंते। तो मूल्य कह दिया मित्र। काहे का? उस स्त्री का जिसको तूने कल खरीदा है। सुखदास वणिक का मुंह सूख गया। उसने कहा, कैसी स्त्री भंते? प्रतिहार पत्नी रे, क्या मुझे चराता है? जयराज ने व्याजकोप से कहा। सुखदास थर थर कांपने लगा। उसने कहा, दुहाई राजपुत्र, मैं निर्दोष हूं। पर तू जानता है सम्राट तुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। अभी तेरे बांधने को राजपुरुष आएंगे, वे तुझे ले जाकर सूली चढ़ा देंगे। परंतु वो स्वेच्छा से आई है भंते, अपने पति की अनुमति से। वे अश्व और चीनांशुक तो एक ही रात के शुल्क है ना? ये सत्य है, परंतु वो अब उस लोभी वृद्ध और कृपण प्रतिहार के पास नहीं जाना चाहती। भंते, उस सुशीला से वो पतित हठ करके कुकर्म कराता है। केवल उस दुष्ट के अधीन होने से वो वणिकों के पास जा क्रय विक्रय करती है, अपने चित्त से अपने योग्य काम समझकर नहीं। उसके रूप और सौंदर्य को उस पतित ने अपना मूलधन बनाया हुआ है। तो मित्र, मैं उस मूलधन को देखना चाहता हूं। तुझसे पूछकर कह सकता हूं कि वो आपसे मिलकर बात करना चाहेगी या नहीं। तो तू पूछ ले मित्र। वणिक भीतर चला गया। थोड़ी देर में उसने आकर कहा, चलिए भंते, वो आपसे मिलने को सहमत है। जयराज ने भीतर जाकर एक सुसज्जित कक्ष में उसे खड़े देखा। उसकी अवस्था 20-22 वर्ष की थी। वो अति कमनीय रूपवती बाला थी। सौंदर्य और लावण्य सुडौल मुख और अंग अंग से फूटा पड़ता था। लाल लाल पतले होठ और बड़ी बड़ी नुकीली आंखें काम निमंत्रण सा दे रही थी। इस अप्रतिम सौंदर्य प्रतिमा के मुख पर निष्कलंकता और अभय की आभा देखकर जयराज पुलकित हो गए। प्रफुल्लित रक्तिम आभा से प्रदीप्त मुखमंडल पर मुस्कान सुधा बिखेर कर उसने कहा, मैं आपका क्या प्रिय करूं प्रिय? उसके कोमल कंठ को सुनकर जयराज ने कहा, सुंदरी, मैं तेरे पति का मित्र हूं और तुझे यहां से उसके पास ले चलने को आया हूं। तेरी जैसी चरित्रवती रूपवती के लिए इस प्रकार पुंछ चली की भांति परपुरुष का सेवन करना अच्छा नहीं है। आप ठीक कहते हैं भंते राजकुमार, पर यह दूषित कार्य मैंने अपनी इच्छा से अपने विलास के लिए नहीं किया है। आप ही कहिए, जिस लोभी ने आपत्ति के बिना मुझे अन्य पुरुष के हाथ बेच डाला, उस सत्वहीन निर्लज्ज के पास अब मैं कैसे जाऊं? मेरी भी एक मर्यादा है भंते। यदि मैं वहां जाती हूं तो वो बार बार मुझे ऐसे ही प्रयोगों में डालेगा। यहां मैं एक सुसंपन्न सुप्रतिष्ठित और उदार पुरुष की सेवा में हूं, जिसने एक ही रात में 500 अश्व और सहस्त्र जोड़े चीनांशुक दे डाले हैं। जयराज ने उसकी स्थिति और यथार्थता का समर्थन किया। फिर उसने उठते हुए सुखदास वणिक से कहा, मित्र, तू यथेष्ट लाभ में रहा। स्मरण रख, सत्वहीन पुरुषों के पास धन और स्त्री नहीं ठहर सकते। इतना कह उस रूप तेज कोमलता तथा प्रगल्भता की मोहनी मूर्ति को मन में धारण कर जयराज अपने आवास को लौट आए। 130 गणदूत।
गणदूत गांधार काप्यप का बिंबसार श्रेणिक ने बड़ी तड़क भड़क से स्वागत किया। मागध सीमा में पहुंचते ही राज्य की ओर से प्रत्येक सन्निवेश पर उसके स्वागत एवं सुख सुविधा के सब साधन जुटे हुए मिलने लगे। राजगृह आने पर पांथागार में उसे राजार्ह भव्य निवास और सत्कार मिला। मागध संधि वैग्राहिक अभय कुमार विशेष रूप से गणदूत की व्यवस्था पर नियत हुआ। जयराज ने मार्ग में काप्यप से मिलने की बिल्कुल चेष्टा नहीं की, परंतु राजगृह में इसे पांथागार के अध्यक्ष के माध्यम से राजदूत से परिचय प्राप्त करने तथा उसके मैत्री लाभ करने के अभिनय का अच्छा सुअवसर मिल गया। प्रतिहार से घनिष्ठता होने पर कभी सांकेतिक भाषा में और कभी स्पष्ट मिलकर परस्पर विचार विनिमय करने का सुअवसर उसे मिलने लगा। गणदूत और उसका पूर्वापर संबंध मागध संधि वैग्राहिक अभय कुमार भी नहीं भांप सका। जयराज कभी अश्व पर सवार होकर और कभी पांव प्यादा नगर वीथी हाट में जा जाकर राजगृह के दुर्ग, सैन्य अस्त्रागार और शस्त्रास्त्र निर्माण आदि युद्ध उद्योगों को देखने तथा विविध मानचित्र, संकेत चित्र और विवरण पत्रिकाएं गूढ़ लिपि में तैयार करने लगा। प्रतिहार पत्नी का वो क्षणिक परिचय उसकी आसक्ति में परिणत हो गया। उसकी आसक्ति भी अधिक काम आई। वो अंतःपुर का राय रत्ती हालचाल ला लाकर जयराज को देने लगी। अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी सूचनाएं उससे उन्होंने प्राप्त कर लीं। सम्राट के दरबार में उपस्थित होकर उपानय उपस्थित करने और सम्राट से मिलने का दिन नियत हो गया। काप्यक ने जयराज से मिलकर ये निर्णय कर लिया कि सम्राट से गणदूत के रूप में काप्यक नहीं, जयराज ही मिलेगा। ये एक जोखिमपूर्ण योजना थी, परंतु अनिवार्य थी। ये भी तय हुआ कि सम्राट की भेंट के तत्काल बाद ही जयराज को राजगृह से प्रस्थान भी कर देना चाहिए। उसने ये सब व्यवस्था ठीक ठीक कर ली और अपने कौशल तथा इन 3 सहायकों की सहायता से वो अनायासी गणदूत के रूप में सम्राट के सम्मुख जा उपस्थित हुआ। कृषक बालक उसके लिए बड़ा सहायक प्रमाणित हुआ। वो दिन भर अपने टाघन पर चढ़कर राजगृह के बाहर भीतर यथेष्ट चक्कर लगाया करता, विविध जनों से मिलता, गप्पे मारता और बहुत सी जानने योग्य बातें जयराज को आ बताता था। जयराज उससे हंसते हंसते काम की बातें पूछ लेता। युक्ति और चतुराई से अभीष्ट कार्य बिना ही मूल कारण प्रकट किए करा लेता। तरुण कृषक बालक विविध पकवान और उत्तम भोजन पाकर तथा टाघन पर स्वच्छंद घूमते रहकर अति प्रसन्न हो तन मन से जयराज की सब इच्छाओं और आदेशों की पूर्ति करने लगा।